नमस्कार मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि मित्रों, आज हम लोग जो है राष्ट्रपति के पावर्स के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है हम लोगों ने ऑर्डिनेंस पावर के बारे में पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में क्लास हम लोगों ने किया था। तो आज हम लोग जो है राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर कार्यपालिका शक्ति के बारे में आप आएंगे तो कार्यपालिका शक्ति अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने आर्टिकल 53 पढ़ा था, और आर्टिकल 53 में हम लोगों ने क्या बात किया था कि कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित है। यह हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया। तो ये सारी बातें जो है किसके अंतर्गत आएंगी, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आएंगी। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 74 के अंतर्गत यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य राष्ट्रपति को सहायता देना एवं सलाह देना है, सहायता देना एवं सलाह देना है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जिसका कार्य जो है राष्ट्रपति को सहायता एवं क्या देना है, सलाह देना है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर क्या करता है, कार्य करता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अगर आप आएंगे तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंट जो है राष्ट्रपति करता है। और यह राष्ट्रपति किसकी सहायता पर करता है, किसकी सहायता पर करता है, तो पीएम की सहायता पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वह मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नियुक्ति संबंधी या कार्यपालिका शक्ति में और भी ऐसे पद हैं जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
तो आइए एक एक करके सभी पदों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 53 में क्या बताया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाता है, जिसका कार्य यह होता है कि वह राष्ट्रपति की सहायता करे और सलाह दे। उसके अलावा आर्टिकल 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये सब राष्ट्रपति के जो है कार्य है, नियुक्ति संबंधी अधिकार है, जो कार्यपालिका के अधिकारियों की नियुक्ति से चीज़ें देखी जाती हैं। तो नियुक्ति से संबंधित अधिकार जो है हम लोग कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आएंगे तो संघ के मंत्रियों की नियुक्ति, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति या राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी या जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, AGI। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, इन सभी लोगों की नियुक्ति कौन करता है, तो इन सभी लोगों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य, नेक्स्ट आएंगे तो SC/ST कमीशन या SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सभी लोगों की नियुक्ति, इन सभी लोगों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इन सभी लोगों का अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी में OBC भी शामिल कर लीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग, OBCs कमीशन या OBCs आयोग आप आएंगे तो इसके भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो है क्या है, नियुक्ति कौन करता है, OBC
तो अगर आप आएंगे तो आइए हम लोग देखते हैं, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ के मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो संघ के मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा ये जो राज्यपाल होते हैं, यह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद का मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत पद का मतलब यह है कि वह उनके जो है प्लेजर पे जो है पद को क्या करते हैं? धारण करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा आएंगे भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट कौन करता है? तो वह जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। अगर यूपीएससी के आप चेयरमैन और मेंबर पे जाएंगे तो उसका भी कौन करता है नियुक्ति? तो वह जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर कमिश्नर होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उनका भी अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अलावा अगर आएंगे तो जो ये आपको कमीशन दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वीमेन कमीशन के जो अध्यक्ष और मेंबर, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य, SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो कमीशन होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्य, OBCs आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सभी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इन सभी को अपॉइंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 263, अगर आप आर्टिकल 263 में आएंगे तो 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति ही करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे अंतर्राज्यीय परिषद के अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 280 में अगर आप फिनेंस कमीशन आएंगे तो फिनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसको भी कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं किसके द्वारा किए जा रहे हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपसे जो है एक ही जगह ये सारे लिस्ट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिससे आपको याद करने में क्या हो? आसानी हो। इससे क्वेश्चन आपसे अक्सर क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इन अपॉइंटमेंट में हम लोगों ने देखा कि 3 ऐसे पद हैं, एक राज्यपाल या गवर्नर, दूसरा महान्यायवादी, और राज्यपाल, गवर्नर और महान्यायवादी और संघ के मंत्री। जो संघ के मंत्री होते हैं वह भी जो है क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद या जो है प्लेजर, राष्ट्रपति के प्लेजर पर जो है पद क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अगर आएंगे भाषा आयोग, तो भाषा आयोग या लैंग्वेज कमीशन का भी जो है नियुक्ति कौन करता है? तो भाषा आयोग या लैंग्वेज कमीशन का नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे जो है एग्जाम में क्या कर दिए जाते हैं? पूछ दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से पद को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो ये सभी पद जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं।
ये बात हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत, एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत बात किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपातकालीन शक्तियां या इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति या इमरजेंसी पावर पे आएंगे तो तीन प्रकार के इमरजेंसी पावर दिखाई देते हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आर्टिकल बताया गया है आर्टिकल 352। तो 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी या जिसको वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो तीन प्रकार की इमरजेंसी हैं। एक कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। तो ये तीन प्रकार की इमरजेंसी आपको जो है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत दिखाई देगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत या इमरजेंसी पावर के अंतर्गत दिखाई देगा। अगर आप जो है नेशनल इमरजेंसी पे आएंगे तो नेशनल इमरजेंसी तीन आधारों पे लगाया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीन आधारों पर जो है क्या लगाया जाएगा? तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा। बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, इन तीन आधारों पर भारत के किसी एक क्षेत्र में या पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी का घोषणा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार यह नेशनल इमरजेंसी लगाने का तीन आधार है, ध्यान रखिएगा: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे पहले आंतरिक शब्द था, तो इसके स्थान पे पहले कौन सा शब्द था? आंतरिक शब्द था। आंतरिक विद्रोह शब्द था। तो ये आंतरिक विद्रोह शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके स्थान पे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा शब्द रखा गया? सशस्त्र विद्रोह। तो इन तीन आधारों पे नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उसके अलावा अनुच्छेद 356 में आएंगे तो 356 क्या कहता है? 356 यह कह रहा है कि अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल होने का मतलब क्या है? संविधान के नियमों के अनुसार शासन न चलाया जा रहा हो, तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति जो है गवर्नर के माध्यम से क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कौन से शासन की घोषणा? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा या नेशनल वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने जो है 1990 से पहले बहुत इसका मिसयूज़ किया गया। बाद में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करना जो है कम किया गया। तो इस प्रकार अगर राज्यों में
संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए या संविधान के नियमों के अनुरूप जो है वहाँ पे प्रशासन न चल रहा हो, तो वैसे संदर्भ में जो है 356 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। उसके अलावा अगर 360 पे आएंगे तो फिनेंशियल वित्तीय आपातकाल या फिनेंशियल इमरजेंसी का मतलब यह है कि भारत सरकार के पास पैसा ही ना हो कि वह अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सके, जो नित्य नए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कार्य हैं उस कार्य को चलाने का खर्च वहन कर सके। अगर ये सारी चीज़ें उसके पास, अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, तो उसको हम लोग जो है फिनेंशियल इमरजेंसी के नाम से या वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, जो बात आर्टिकल 360 या 360 में बताई गई है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। भारत में अभी तक 360 का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है और राष्ट्रपति शासन का प्रयोग तो बहुत बार किया गया है, काउंटिंग नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब कि अगर आप आएंगे तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और फिनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार का इमरजेंसी पावर जो है राष्ट्रपति का दिखाई दे रहा है। नेशनल इमरजेंसी के लिए मैंने बताया 3 इसके लिए आधार हैं। इन 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में या किसी भारत के एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है। युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रयोग उस समय किया जाएगा जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से क्या हो जाए, फेल हो जाए, वहाँ का शासन प्रशासन जो है संविधान के नियमों के अनुरूप न चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके अलावा फिनेंशियल इमरजेंसी या 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है और यह वित्तीय आपातकाल उस समय लगाया जाता है जब देश में या गवर्नमेंट के पास वित्तीय प्रॉब्लम हो जाए या फिनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तो फिनेंशियल क्राइसिस के स्तर पर जो है 360 का यूज किया जा सकता है। लेकिन 360 का प्रयोग अभी तक भारत में एक भी बार नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज एग्जीक्यूटिव पावर और हम लोगों ने इमरजेंसी पावर के बारे में क्या किया, बात किया। तो ये 3 इस प्रकार हम लोगों ने जो है 2 पावर्स देखा। कल के लेक्चर में हम लोग जो है लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग जो है जुडिशरी पावर्स के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम लोग एडवाइजरी पावर्स के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इमरजेंसी पावर्स और जो है हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स, राष्ट्रपति से संबंधित पावर्स को देखा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इससे संबंधित किसी प्रकार के अगर आपके मन में क्वेश्चन उठते हैं तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आपको उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।